हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्या कभी आपने सोचा है कि ये पानी की जो बूंदें पत्तों पर होती हैं वो इस स्फेरिकल शेप में क्यों होती हैं? यहाँ आपने कभी ये सोचा है कि ये जो है वो एक इंसेक्ट है जिसको पॉन्ड स्केटर कहते हैं, और ये पानी के ऊपर किस तरह से वो चलता है? क्योंकि आम नॉर्मल अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो वो पानी के ऊपर तो चल नहीं सकता, लेकिन ये किस तरह से जो है वो चल रहा है। या फिर कभी आपने ये सोचा है कि अगर एक पेपर क्लिप है उसको अगर हम आराम से जो है वो पानी के अंदर हम रखेंगे तो वो पेपर क्लिप जो है वो भी उस पानी के ऊपर ठहर जाएगा। अगर हम इसकी जगह इसको जल्दी में हम रख लें तो ये पेपर क्लिप जो है वो पानी के अंदर तो डूब जाएगा, लेकिन जब हम इसको आराम से स्लोली वेरी जेंटली जो है इस पानी के ऊपर हम इसको रखें तो वो पानी के ऊपर ठहर जाएगा। तो ये सब किस वजह से है? यहाँ आपने कभी ये सोचा है कि जो पानी जो है एक पेड़ में पत्तों पर किस तरह से पहुंचता है, या एक जो है वो दिया जो है उसमें वो किस तरह से फ्यूल जो है वो नीचे से ऊपर तक ले रहा है? इतने भी सारे ये जो मैंने सवाल आपसे पूछे हैं, इन सब के जवाब सिर्फ और सिर्फ एक ही फिनोमेना में, और वो फिनोमेना किसकी है? वो फिनोमेना है सरफेस टेंशन की। तो ये जो सब कुछ हो रहा है, जो ये सब कुछ पॉसिबल किस वजह से हुआ है? ये सरफेस टेंशन की वजह से पॉसिबल हुआ है। तो सरफेस टेंशन क्या है? मैं हूँ आपके साथ शकील अहमद जरवार। तो चलते हैं, हम इसको स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। सरफेस टेंशन को हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक बलून है, ठीक है? जैसे कि ये आपको बलून नज़र आ रहा है। तो बलून स्टार्ट में एक छोटा सा होता है जब उसके अंदर कोई हवा ना हो। जैसे ही हम उसके अंदर हवा को इंसर्ट करेंगे, हवा इसके अंदर भरते जाएंगे, तो हवा जो है, हवा के मॉलिक्यूल्स इसके अंदर स्पेस को कवर करेंगे, और स्पेस को कवर करने के बाद इस बलून के अंदर जो है बहुत सारी जो है फोर्स लगेगी। इस बलून की जो बाहर आपको स्किन नज़र आ रही है, इस स्किन के ऊपर बहुत सारी जो है वो अंदर से फोर्स लगेगी, क्योंकि अंदर से हवा भरने की वजह से इसका इंटरनल प्रेशर बढ़ जाएगा, और इंटरनल प्रेशर बढ़ने की वजह से इस बलून की स्किन पर, जिसको हम मेम्ब्रेन कहते हैं, इसको हम क्या कहेंगे? मेम्ब्रेन हम इसको कहेंगे। तो इस मेम्ब्रेन पर जो है बहुत सारी जो है वो अंदर से क्या लगेगी? फोर्स अप्लाई होगी एयर के मॉलिक्यूल्स की वजह से। लेकिन ये मेम्ब्रेन जो है ये क्या करेगा? इस पूरी फोर्स को जो है वो झेल लेगा, बर्दाश्त कर लेगा, ठीक है? अब ये झेल रहा है, बर्दाश्त कर रहा है। वो किस वजह से बर्दाश्त कर रहा है? वो कर रहा है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से। इस बलून की जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स की जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस जैसे आप हवा फिल करेंगे बलून के अंदर, तो इस मेम्ब्रेन में, बलून के मेम्ब्रेन में जो एटम्स से मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान में डिस्टेंस बढ़ेगा। जैसे ही डिस्टेंस बढ़ना स्टार्ट होगा तो इसके दरमियान में एक फोर्स अराइज होगी, जिस फोर्स को कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। तो इस इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जैसे आप इसके अंदर हवा फिल करते जाएंगे और एटम्स और मॉलिक्यूल्स के दरमियान में डिस्टेंस बढ़ेगा, तो उसके साथ ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स भी क्या होगी? इंक्रीज होती जाएगी। तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स में एक एटम दूसरे एटम को क्या करेगा? अट्रैक्ट करके रखेगा, पकड़ के रखेगा। तो इस बलून की जो इस मेम्ब्रेन में बहुत सारे जो है वो आपके पास क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे, और हर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी, और उस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से ये मॉलिक्यूल्स जो है एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे। और यही वजह है कि आप हवा फिल करते जा रहे हैं, और हवा फिल करने की वजह से, इंटरनल प्रेशर की वजह से भी ये बलून का जो मेम्ब्रेन है, बाहर का जो मेम्ब्रेन है, ये उस इतने बड़े प्रेशर को भी क्या कर रहा है? बर्दाश्त कर रहा है, झेल रहा है। यही वजह है, और इसी मेम्ब्रेन को हम कहते हैं कि ये मेम्ब्रेन स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है, ठीक है? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, क्योंकि जो एटम्स के दरमियान में जो है वो डिस्टेंस बढ़ने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो अराइज होगी। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ती जाएगी जैसे जैसे ये मेम्ब्रेन जो है वो क्या होता जाएगा? स्ट्रेच्ड होता जाएगा। तो इस बाहर की जो मेम्ब्रेन को स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इस स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन को अगर हम इस पानी की बूंद से हम रिलेट करें, तो पानी की जो बूंद का जो बाहर का सरफेस है, ये बाहर का सरफेस है स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है,
ठीक है। तो बाहर का सरफेस स्ट्रेच मेम्ब्रेन क्या कर रहा है, अंदर जितना पानी है उस पानी को क्या करके रखा हुआ है, रोक के रखा हुआ है। अदरवाइज पानी की जो है वो नेचर ये कि पानी क्या कर जाएगा, फैल जाएगा। लेकिन ये जो स्ट्रेच मेम्ब्रेन है, ये स्ट्रेच मेम्ब्रेन अंदर के पानी को रोक के रखा हुआ है इस स्ट्रेच मेम्ब्रेन ने, ठीक है। अब आप इस इंसेक्ट को देखें जिसको पॉन्ड स्केटर कहते हैं, जो कि पानी के ऊपर जो चलता है। अब पानी के ऊपर चलने वाला इस पॉन्ड स्केटर में देखें कि इसकी जहाँ पे इसके पैर है वहाँ पे कुछ हिस्सा क्या कर के रखा हुआ है, डिप्ट किया हुआ है। तो पानी का जो ये जो लेयर है, ये जो सरफेस है, ये बिहेव करता है स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह। तो स्ट्रेच मेम्ब्रेन पर इसका इंसेक्ट का आप देखें पाँव जो है वो हल्का सा इस जगह पे भी देखें कि वो डिप्ट किया हुआ है। इस जगह पर भी आप देख सकते हैं कि वो किस क्या हुआ है, डिप्ट किया हुआ है। तो ये डिप्ट किया हुआ एज अ बिहेवियर किसका, इस पानी के सरफेस का, एज अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह, ठीक है। तो इस स्ट्रेच मेम्ब्रेन बनने की वजह से ये जो है पॉन्ड स्केटर जो है, इंसेक्ट जो है वो पानी के ऊपर क्या कर रहा है, वॉक कर रहा है। और इसी स्ट्रेच मेम्बर की वजह से ये जो पिन जो है इस पानी के ऊपर जो है वो क्या हुई है, रखी हुई है। अदरवाइज ये जो है वो पानी के अंदर डूब जाती। अगर हल्की सी भी पिन आप जो है इस बलून को जो है आप क्या करेंगे, पुश करेंगे पिन को, तो ये स्ट्रेच मेम्ब्रेन टूट जाएगा। तो इसी तरह जो है आप ज़्यादा पानी आप अगर इसमें ऐड करोगे, ठीक है, इस बूंद के अंदर, तो ग्रेविटी बढ़ने की वजह से ये पानी जो है वो इसकी तरह जो है वो फैल जाएगा, ये स्फेरिकल मेम्ब्रेन टूट जाएगा। ओके, तो ये सब कुछ पॉसिबल है इस स्ट्रेच मेम्ब्रेन बनने की वजह से, ठीक है। तो स्ट्रेच मेम्ब्रेन अगर ये किस तरह से बन रहा है, ठीक है, ये स्ट्रेच मेम्ब्रेन किस वजह से बन रहा है, तो इसको समझने के लिए हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक बीकर है, ठीक है। इस बीकर के अंदर जो है वो पानी को हमने फिल किया है। अब ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। लेट सपोज के एक मॉलिक्यूल को हम कंसीडर करते हैं यहाँ पर। अब इस मॉलिक्यूल के सराउंडिंग बहुत सारे जो है वो क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, अदर मॉलिक्यूल्स हैं, वो भी वाटर की ही मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब इस मॉलिक्यूल को ये मॉलिक्यूल जो है लेट सपोज के इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये जो इसके नीचे वाला मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल उसको इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा। अगर ये मॉलिक्यूल है तो ये मॉलिक्यूल उसको इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा, और एग्जैक्टली इसके अपोजिट में ये वाला मॉलिक्यूल इसको इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा। अगर हम यूं कहें कि अगर ये मॉलिक्यूल जो है इसको इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, तो इसके एग्जैक्टली अपोजिट में ये वाला मॉलिक्यूल क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूल, इस सेंटर वाले मॉलिक्यूल के अराउंड बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। ये सारे मॉलिक्यूल्स इस एक मॉलिक्यूल के ऊपर जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जैक्ट करेंगे, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, इंटर मॉलिक्यूलर, हम इसको फोर्स कहते हैं। अब इस इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हर मॉलिक्यूल जो है इस सेंटर वाले मॉलिक्यूल्स को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो नतीजतन ये होगा कि जो नेट फोर्स होगी, वो नेट फोर्स जो है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे जीरो हो जाएगी। नेट फोर्स जो है वो क्या रहेगी, यहाँ पे जीरो रहेगी, ठीक है। अगर हम कंसीडर करते हैं कि ये सरफेस का मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो सरफेस के मॉलिक्यूल की वहाँ एक साइड वाला मॉलिक्यूल है, ये साइड वाला मॉलिक्यूल इसको इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा, और ये दूसरा मॉलिक्यूल जो है ये इसको इस डायरेक्शन में क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यूं माना में यहाँ पर जो है वो टग ऑफ वार वाली कहानी है। टग ऑफ वार में क्या होगा कि एक उसको इस डायरेक्शन में खींचेगा और दूसरी टीम जो है वो इस डायरेक्शन में खींचेगी। अगर हम यूं कहें कि यहाँ पे फोर्स बराबर है, तो ये मॉलिक्यूल ना इस तरफ जाएगा ना मॉलिक्यूल जो है उस तरफ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो सरफेस के मॉलिक्यूल की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो वो टग ऑफ वार की तरह यहाँ पर बिहेवियर है, ठीक है। लेकिन जो सरफेस के ऊपर कोई दूसरे मॉलिक्यूल्स नहीं है, हाँ ज़रूर इस सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स के नीचे और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो इस सरफेस मॉलिक्यूल के नीचे और भी बहुत सारे जो है वो क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। इस मॉलिक्यूल को ये वाला मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा, ये वाला मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा, और ये वाला मॉलिक्यूल जो है वो इस डायरेक्शन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट करेगा। ये वाला मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में और ये वाला मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। लेकिन इसके बाहर किसी भी किस्म की कोई जो है वो आपके पास क्या है,
यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स वहाँ पे नहीं है। तो जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी वो सिर्फ इन मॉलिक्यूल्स की वजह से जो है वो इस मॉलिक्यूल के ऊपर क्या लगेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट होगी। अब इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के नतीजे में क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स हैं। तो अब इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, ठीक है, लेट्स सपोज ये सरफेस वाला हमने अगर चूज किया है तो इसके साथ वाला जो है ये मॉलिक्यूल्स, ये भी जो है वो अट्रैक्शन होगी, इसमें भी वही सेम कहानी होगी, इस वाले मॉलिक्यूल में भी वो सेम स्टोरी होगी, इस मॉलिक्यूल के साथ भी वही क्या होगा, सेम बिहेवियर होगा। जितने भी सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं इन सब के साथ जो है वो क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो सेम बिहेवियर होगा। इन सारे मॉलिक्यूल्स को इसके नीचे वाले मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगने की वजह से ये सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या आ जाएंगे, एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे, एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, क्लोज आ जाएंगे, ठीक है। तो क्लोज आने की वजह से यहाँ पे जो है जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स है इनकी डेंसिटी जो है, जिसको हम रो से शो करते हैं, डेंसिटी इनकी जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे पूरा का पूरा जो है एक जो है वो मेम्ब्रेन बन जाएगा, जिस मेम्ब्रेन को हम क्या कह रहे थे, ये कौन सा मेम्ब्रेन है, ये स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है, जहाँ पर डेंसिटी क्या है, हाई डेंसिटी है। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पे जो है वो जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे स्ट्रेच मेम्ब्रेन जो है वो एक क्या हो रहा है, तैयार हो रहा है। तो स्ट्रेच मेम्ब्रेन पर जो है वो आपके पास डेंसिटी क्या होगी, मॉलिक्यूल्स की वो ज़्यादा हाई होगी, मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्या होंगे, क्लोज्ड होंगे, ठीक है। तो इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान में डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उसकी वजह से ये मेम्ब्रेन क्या रहेगा, एक तो स्ट्रेच्ड रहेगा और यहाँ पे जो है वो डेंसिटी भी क्या होगी, यहाँ पे हाई होगी। यही वजह है कि सरफेस पर स्ट्रेच मेम्ब्रेन तैयार हो जाएगा और इस स्ट्रेच मेम्ब्रेन का वही सेम रूल है कि यहाँ पे जो आपके पास ये जो है एक इंसेक्ट जो है इस पानी के ऊपर वाले सरफेस पर, जिसको हम स्ट्रेच मेम्ब्रेन कहते हैं, जहाँ पे डेंसिटी जो है वो क्या होगी, हाई होगी। तो इस स्ट्रेच मेम्ब्रेन पर जो है वो क्या करता है, ये इंसेक्ट क्या करता है, पॉन्ड स्केटर वॉक कर लेता है, वॉक कर सकता है। इसी जो है सरफेस पर, इस पानी के सरफेस पर, इस वजह से ये जो स्ट्रेच मेम्ब्रेन तैयार हुआ, ठीक है, क्रिएट होगा, डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ने की वजह से ये पेपर क्लिप भी जो है वो पानी के ऊपर जो है वो क्या रखी हुई है। अगर हल्की सी भी जो है फोर्स अगर इसके ऊपर लगेगी, ठीक है, इसके ऊपर जो है वो फोर्स लगेगी, ये मेम्ब्रेन जो है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और ये चीज़ें जो है वो सारी पानी के अंदर चली जाएंगी। तो आपने देखा कि ये किस तरह से यहाँ पे स्ट्रेच मेम्ब्रेन जो है वो क्या हो रहा है, प्रिपेयर्ड हो रहा है। तो स्ट्रेच मेम्ब्रेन प्रिपेयर इसी वजह से हो रहा है सरफेस पर कि सरफेस पर ऊपर जो है मॉलिक्यूल्स नहीं है, मॉलिक्यूल्स जितने भी हैं वो सारे डाउनवर्ड हैं। तो ये सारे नीचे वाले मॉलिक्यूल्स ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगाएंगे। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगाने की वजह से जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स है इनके दरमियान में ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और डिस्टेंस कम होने की वजह से मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, करीब आ जाएंगे, नियर हो जाएंगे। जहाँ पे नियर होंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। और मॉलिक्यूल की डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से अट्रैक्शन बढ़ जाएगी और अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से यहाँ पे जो है ये मॉलिक्यूल एक दूसरे को स्ट्रेच करके पकड़ के रखे हुए होंगे, या दूसरे लफ्ज़ों में हम इसको कहें कि वो एडहेर करके रखे होंगे। तो एडहेजन की वजह से यहाँ पे जो है एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन जो है वो क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। तो इसी स्ट्रेच मेम्ब्रेन पर जो आप ये इंसेक्ट क्या कर सकता है, वॉक कर सकता है। ये जो है पेपर क्लिप जो है इसी स्ट्रेच मेम्ब्रेन पर जो है वो क्या हो रखी हुई है। और बाहर का इस बूंद का सरफेस वो भी इसी वजह से स्ट्रेच मेम्ब्रेन की वजह से ये जो है एज अ स्फेरिकल शेप ने अटेंड करके रखी हुई है। ठीक है, तो ये आपको सब समझ में आ गया होगा कि ये स्फेरिकल जो शेप है ये स्ट्रेच मेम्ब्रेन की वजह से हो रही है। ठीक, ये किस वजह से वॉक कर रहा है, स्ट्रेच मेम्ब्रेन की वजह से वॉक कर रहा है पानी के ऊपर। ओके, अब एक दूसरे कॉन्सेप्ट से हम इसको समझते हैं
कि ये आखिर जो है किस तरह से जो है, जैसे हम कहें कि ये पानी की बूंद जो है आखिर स्फेरिकल क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है। हम एक हाइपोथेटिकल कंडीशन हम ले रहे हैं कि लेट्स सपोज कि ये पानी जो है, जैसे हमने पहले एक्सप्लेन किया था कि पानी क्या होता है, हमेशा वो फैलने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे पानी की जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, हम कहते हैं कि ये पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, ठीक है। हम कहते हैं कि ये जो सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके पास एनर्जी है, और ये जो सेंटर का जो मॉलिक्यूल हमने यहाँ पे लिया है, अगर इस मॉलिक्यूल को हम आइसोलेट करना चाहें, क्या करना चाहें, आइसोलेट करना चाहें, तो इसको हमने क्या देनी है, एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल जो है ये बाउंड है, इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से, वो एनर्जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये मॉलिक्यूल को हमने एनर्जी देकर ही हमें क्या करना पड़ेगा, आइसोलेट करना पड़ेगा। अब इसके सराउंडिंग में बहुत सारे दूसरे मॉलिक्यूल्स भी हैं जो इनको पकड़ के रखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इस मॉलिक्यूल को हमें अगर आइसोलेट करना है, हमें बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ेगी। लेट्स सपोज कि हमें इसको एनर्जी देनी है x, ठीक है। अब ये सारे मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट करके रखे हुए हैं, पकड़ के रखे हुए हैं, तो हम ये सपोज करते हैं कि इसके पास जो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वो नेगेटिव है, और हमें ये नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाके ये क्या करेगा, यहाँ पे आइसोलेट करेगा। अगर हम सरफेस के मॉलिक्यूल्स को हम देखें कि ये सरफेस का मॉलिक्यूल है, अब इसके ऊपर मॉलिक्यूल्स नहीं है, ठीक है, ऊपर वाले कोई भी मॉलिक्यूल्स नहीं है, तो इसका ये आधा हिस्सा है, ठीक है, ये आधा नीचे इसके मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन ऊपर वाले ये जो मॉलिक्यूल हम कंसीडर कर रहे हैं, इससे ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स नहीं है, तो इसको इसके मुताबिक, ये जो सेंटर वाले मॉलिक्यूल्स के मुताबिक इसको हमें क्या देनी पड़ेगी, आधी एनर्जी देनी पड़ेगी, x/2, क्योंकि ऊपर आधा जो हाफ, इसका जो है हाफ जो है ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो जो इसको एनर्जी हम x दे रहे थे, तो उसकी हाफ हमें एनर्जी जो है वो क्या कर देनी पड़ेगी, इस मॉलिक्यूल को आइसोलेट करने के लिए, ठीक है। अब इसमें कौन सी एनर्जी जो है वो ज्यादा है, कौन सी कम है। ऑब्वियसली यहाँ पे ये जो है, जो सरफेस का जो मॉलिक्यूल है, ये एनर्जी ज्यादा है क्योंकि ये कम नेगेटिव है, और यहाँ पे जो एनर्जी है -x वाली, ये ज्यादा नेगेटिव है, तो यहाँ पे एनर्जी ज्यादा नेगेटिव होने की वजह से कम है, और यहाँ पे एनर्जी सरफेस के मॉलिक्यूल्स के वहाँ एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। तो इसको हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, तब जाके ये आइसोलेट होगा। तो जो हाइपोथेटिकल केस हमने डिस्कस किया था, तो ये जो सरफेस है, ठीक है, ये वाला केस जो हमने हाइपोथेटिकल हमने लिया, तो पानी का ये जो सरफेस है, बाहर का सरफेस है, यहाँ पे एनर्जी जो है वो एनर्जी हाई है, ठीक है, और इसके अंदर जो है जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे एनर्जी क्या है, कम है। तो मॉलिक्यूल्स की जो है ये टेंडेंसी रही है कि वो कम हाई एनर्जी से वो ट्रैवल करेंगे लो एनर्जी की तरफ, ठीक है। तो हाई एनर्जी से कहाँ ट्रैवल करेंगे, लो एनर्जी की तरफ। तो जब ये हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ जब ये ट्रैवल करेंगे, तो ये वाली शेप जो है, ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, एज ए स्फेरिकल हो जाएगी। तो स्फेरिकल शेप ये इस वजह से हो रही है क्योंकि ये मिनिमम एनर्जी वाला सरफेस एरिया है। ये क्या है, मिनिमम एनर्जी वाला जो है वो क्या है, सरफेस एरिया है। जितने भी बाकी जो सरफेस है, जिसमें ट्रायंगल कहें, रेक्टेंगल कहें, तो इन सब में से जो स्फेरिकल है वो मिनिमम एनर्जी वाला सरफेस एरिया है। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं इस जगह पे, इन मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी हाई है, और वो कम से कम एनर्जी वाले सरफेस को क्या करेंगे, अटेन करेंगे। तो कम से कम एनर्जी वाला सरफेस वो आपके पास स्फेरिकल होगा, तो पानी जो है इस स्फेरिकल शेप को क्या कर लेगा, अटेन कर लेगा। तो यही वजह है जो पानी की बूंदें जो होती हैं पत्तों पर, वो क्या आती हैं, स्फेरिकल शेप में होती हैं, क्योंकि इनके पास मिनिमम जो है वो क्या होती है, एनर्जी होती है, ठीक है। तो मिनिमम एनर्जी होती है, और जो सरफेस एरिया जिसके पास मिनिमम एनर्जी होती है, वो आपके पास क्या होती है, स्फेरिकल जो है वो क्या होती है, शेप होती है। तो इस वजह से जो पानी की बूंदें जो कम से कम एनर्जी वाला जो है वो
सरफेस एरिया वो अटेन कर लेती हैं और कम से कम एनर्जी वाला जो सरफेस एरिया है वो आपके पास स्फेरिकल है। तो इन मॉलिक्यूल्स की जो है वो जो टेंडेंसी है कि वो हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ वो मूव करते हैं, तो वो कम से कम एनर्जी वाला जो है सरफेस एरिया अटेन की करने की वजह से वो स्फेरिकल शेप में आ जाते हैं। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि पानी की जो है वो बूंदें जो हैं वो एज ए स्फेरिकल शेप में क्यों होती हैं। अगर हम कहें कि ये पानी की बूंदें हैं और पानी की बूंद जो है वो आपके पास क्या है कि इसके ऊपर जो हम कहते हैं कि जो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल से, ठीक है, इस स्ट्रेच मेम्ब्रेन के अंदर हम कहते हैं एक इमेजिनरी लाइन हम क्या करते हैं, चूज करते हैं। हमने क्या कहा कि एक इमेजिनरी लाइन हमने चूज की इस पानी की बूंद के अंदर। अब इसकी जो लेंथ है वो लेंथ आपके पास क्या है, एल है। अब इसके अराउंड जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं। ठीक है, क्या लगा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रही है इस लाइन, इस इमेजिनरी लाइन के अराउंड, तो जो फोर्स लगेगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी इस इमेजिनरी लाइन जिसकी लेंथ एल है, तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये आपके पास क्या है, सरफेस टेंशन है। तो सरफेस टेंशन की हम मैथमेटिकली डेफिनेशन हम क्या बनाएं, मैथमेटिकली ये डेफिनेशन बनाएं, द फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग ऑन द इधर साइड ऑफ इमेजिनरी लाइन ड्राइन ऑन लिक्विड सरफेस एट रेस्ट। ठीक है, तो सरफेस टेंशन किसके बराबर हुआ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। इसका ऐसा यूनिट क्या है, फोर्स का न्यूटन है और लेंथ का क्या हुआ, मीटर। तो ऐसा यूनिट इसका न्यूटन पर मीटर हुआ। अब मेजर किस तरह करते हैं सरफेस टेंशन को, इसके लिए हम सपोज करते हैं कि देखें एक कांच है, एक गिलास है, वो गिलास की प्रॉपर्टी क्या है कि वो पानी को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। आप देखें कि पानी की ये बूंदें हैं, ये पानी की बूंदें, पानी तो फ्लो हो जाना चाहिए, फैल जाना चाहिए, लेकिन ये बूंदें जो हैं वो क्या हुई हैं, इस गिलास पर रुकी हुई हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सरफेस है ये इन पानी को क्या करके रखा हुआ है, पकड़ के रखा हुआ है, एडहेयर करके रखा हुआ है। ठीक है, अब इस गिलास को हम क्या करते हैं कि इस पानी के जो है के अंदर हम क्या करते हैं, इसको डिप करते हैं। ठीक है, हमने इस शीट को, इस गिलास को इस पानी के अंदर हमने क्या किया है, डिप किया है। ठीक है, जैसे ही हमने इसके ऊपर डिप किया, डिप करने के बाद जब हम इसको ऊपर की तरफ हम निकालेंगे तो इसके सरफेस के ऊपर क्या रहेगा, पानी रहेगा। ठीक है, इसके सरफेस के ऊपर जो है वो पानी की थोड़ी सी लेवल यहाँ तक क्या रहेगी, राइज होगी। ठीक है, थोड़ी सी ऊपर जो है वो क्या रहेगी, वो पानी की लेवल क्या होगी, राइज होगी। अब हम इसके ऊपर जब हम वेट बढ़ाते जाएंगे ये ऊपर जाता जाएगा, लेकिन एक ऐसी लेवल होगी कि ये जो पानी की लेवल यहाँ पे राइज हुई थी, वो पानी की लेवल जो है राइज हुई थी, वो पानी का मेम्ब्रेन टूट जाएगा ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, किस वजह से, वो पानी की लेवल जो राइज हुई थी, कीप इन माइंड पानी की लेवल में इस वजह से कह रहा हूँ कि ये अगर आपके पास प्लेट है और ये पानी पे रखी हुई है, तो जैसे आप इसको ऊपर खींचोगे हल्का सा पानी जो है वो इसके ऊपर क्या होगा, बढ़ेगा। पानी इसके ऊपर यूं समझे कि चिपका हुआ होगा, तो पानी इसके ऊपर जो चिपका हुआ होगा इसको ऊपर लेके जाने से अब आप वेट बढ़ाते जाएं। ठीक है, यहाँ पे इस जगह पे आप वेट इंक्रीज करते जाएं, ये ऊपर होता जाएगा। एक ऐसी पॉइंट आएगी जिसके बाद ये वाला जो पानी का लेयर चिपका हुआ था, ये ग्रेविटी की वजह से ये मेम्ब्रेन टूट जाएगा। तो ग्रेविटी की वजह से जो मेम्ब्रेन जहाँ पे टूट जाएगा वहां पे आपको स्टॉप करके जाना है। अब आपने ये फोर्स बढ़ाया, इस जगह पे आपने इसको फोर्स बढ़ाई, इसको ऊपर उठाने के लिए आप वहीं पे रुक जाएं जहाँ पे आप इसको ऊपर उठाते उठाते ये मेम्ब्रेन क्या कर जाए, टूट जाए। तो यहाँ पे जो आपने वेट बढ़ाया वही आपके पास क्या होगी, फोर्स होगी। वो फोर्स कौन सी होगी, वो फोर्स ये वाली फोर्स होगी जो कि इसको पानी की लेयर को क्या करके रखा हुआ है, पकड़ के रखा हुआ है। ठीक है, जो इस शीट ने क्या करके रखा हुआ है, इस पानी की लेयर को पकड़ के रखा हुआ है। तो हम यहाँ से ये फोर्स हमने फाइंड आउट की, इसकी मदद से हमने फोर्स फाइंड आउट की। इसको वेट को बढ़ाने से जहाँ पे ये पानी का लेयर यहाँ पे चिपका हुआ था वो क्या हुआ,
टूट गया। तो यहाँ पे जो फोर्स लगी पानी पर फोर्स लगी इस गिलास की तरफ से इसको पकड़ के रखने में, वो फोर्स किसके बराबर होगी, इस वेट के बराबर होगी। ठीक है, इस वेट जो हमने इंक्रीज किया यहाँ पे उसके बराबर होगी। फोर्स हमें पता चल गई। अब हमें क्या करना है, हमें लेंथ को देखना है। लेंथ ये फ्रंट साइड है इस शीट की, ठीक है, जो कि पानी के अंदर रखी हुई है। एग्जैक्टली इसके पीछे भी तो पानी चिपका हुआ होगा ना, जैसे कि यहाँ पे। तो एक साइड इसकी लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक ये L, और एक साइड इसकी ये वाली साइड। तो टोटल लेंथ कितनी हुई, जहाँ पे ये पानी जो है, पानी को इस गिलास ने क्या करके रखा हुआ है, एडहेर करके रखा हुआ है, पकड़ के रखा हुआ है। वो टोटल लेंथ कितनी हुई, एक L ये, दूसरा L ये, तो टोटल क्या हुआ 2L। तो फोर्स जो लगेगी वो लगेगी 2L पर। तो सरफेस टेंशन किसके बराबर हो जाएगी, सरफेस टेंशन बराबर होगी F/2L के यहाँ पे बराबर होगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सरफेस टेंशन को कैसे हम यहाँ पे मेजर करते हैं, सरफेस टेंशन की क्या वजह है, सरफेस टेंशन किसे कहते हैं, पानी की बूंदें स्फेरिकल क्यों हैं, ये भी हमने सीख लिया। एक पॉन्ड स्केटर जो कि कीड़ा या इंसेक्ट आप कहें, वो पानी के ऊपर किस तरह से वाक करता है, ये भी हमने पहचान लिया ये सरफेस टेंशन की वजह से। इसके अलावा हम पानी पत्तों पर जो है, ऊपर जो है रूट से लेकर पत्तों तक किस तरह से पहुंचता है, ये भी सरफेस टेंशन की वजह से। लेकिन जो एक्शन है वो हम उसको कहते हैं कैपिलरी एक्शन। तो कैपिलरी एक्शन की वजह से जो है वो पानी जो है जड़ों से लेकर ऊपर पत्तों तक पहुंचता है। दिए का हमने एग्जांपल दिया था, तो वो भी कैपिलरी एक्शन की वजह से, जिसमें सरफेस टेंशन होती है, तो उसमें उसकी वजह से दिया जो है वो ऑयल को नीचे से जो है वो फ्लो करा रहा है ऊपर तक। ओके, ब्रश अगर आप ले लें, एक ब्रश के हेयर जो हैं वो खुले हुए होंगे, जब आप पानी में डाल के आप ऊपर निकालोगे तो उस ब्रश के जो है जो हेयर जो है वो एक दूसरे के साथ चिपके हुए होंगे। तो ये भी सरफेस टेंशन की वजह से है। ठीक है, तो बहुत सारे हमारे डेली लाइफ के एग्जांपल्स हैं जिसमें सरफेस टेंशन यूज हो रही है। तो आई होप आज का ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर कंफ्यूजन है, कोई भी आपको पॉइंट समझ में नहीं आई, तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।